4 इसके पीस पढ़े थे। रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन में क्या अंतर होता है, डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम हम बता चुके थे। उसके बाद किस तरह से प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होती है जब रिसर्च में गैप होता है, जब कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट होता है, जब आपके दिमाग में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप के आगे रिसर्च प्रॉब्लम इमर्ज होती है। उसके बाद हमने बताया था कि अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम की क्या विशेषताएं होती है। रिसर्चर के रुचि की होनी चाहिए, प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम, जिसपे अवेलेबल टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू डेटा कलेक्शन किया जा सके, उसका समाधान पाया जा सके। और प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि जो न केवल आपके रिसर्च गैप को फुलफिल करे, बल्कि थ्योरी के डेवलपमेंट में प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए, नई होनी चाहिए, इसमें कुछ नयापन होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया था कि एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम में एनफ वेरिएबल्स होने चाहिए। मतलब आपकी स्टडी ऐसी हो जो बहुत सिंपल भी नहीं हो, बहुत कॉम्प्लेक्स भी ना हो, मॉडरेट हो, रेलेवेंट हो, और उसमें सफिशिएंट वेरिएबल्स का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट हमने बताया था कि फिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आपके पास पार्टिसिपेंट्स भी होना चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट भी होना चाहिए, टाइम एंड मनी भी होनी चाहिए, और जितना टाइम स्पैन है उसमें वो खत्म भी होनी चाहिए। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप लोग एमए में डिसर्टेशन करते हैं, उसके लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है, तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि जो 6 महीने से साल भर में आप उसको कंप्लीट कर सके। तो जाहिर सी बात है कि वो स्टडी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी। पीएचडी में आपको 3 से 5 साल का समय दिया जाता है, और बहुत बार जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 5 साल से अधिक का भी समय दिया जाता है, कभी कभी 10 साल का भी दिया जाता है। तो आपके टाइम स्पैन में आप रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी कर सके, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्च प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक है। और कोई भी रिसर्च करने से पहले रिसर्चर कुछ कंसिडरेशंस है जिसको रिसर्चर को मानना चाहिए। प्रॉब्लम इंटरेस्ट की होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जिसको कहना चाहिए कि मैनेजेबल होना चाहिए। प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि टाइम स्पैन में मैनेज हो जाए, स्टडी हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, क्लियर हो, उसमें एनफ वेरिएबल्स जो है उनका स्टडी होना चाहिए। और स्टडी करने से पहले आप जो भी स्टडी करना चाह रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का, उससे रिलेटेड वेरिएबल का आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, और आप अपने रिसर्च में भी उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली डिफाइन करेंगे। टोटल एक्सपर्टाइज रिसर्च को कैरी करने की होनी चाहिए। और बेसिक जो भी स्टैटिस्टिक्स है, जो भी मेथोडोलॉजी पार्ट है, रिपोर्ट राइटिंग है, आपको रिसर्च के जितने भी स्टेप है सब में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और जैसा कि हमने भी बताया कि जो प्रॉब्लम है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अब स्टेप्स हमने बताया था, आई थिंक कि हम लोग स्टेप्स पे ही चल रहे थे उस लास्ट क्लास में। किसी को याद आ रहा है लास्ट क्लास में हमने क्या बताया था? स्टेप्स पे ही चल रहे थे। यस मैम, स्टेप्स पे ही चल रहे थे। स्टेप्स पे ही हम लोग चल रहे थे। यस मैम, फिर आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो आप थोड़ा बोली कि नहीं फील अच्छा कर रहे थे, डबल चेक। ठीक है, हाँ, तो स्टेप्स पे आते हैं। जब हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम ब्रॉड रिसर्च फील्ड या सब्जेक्ट एरिया जो कि रिसर्चर के इंटरेस्ट का होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे, उन ब्रॉड एरियाज को जो है हम सब एरियाज में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जब सब एरियाज में वो प्रॉब्लम डिवाइड हो गई, तो उनमें से हम ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो एरिया है वो हमारे इंटरेस्ट का है। फिर नेक्स्ट में हम कुछ रिसर्च क्वेश्चंस रेज करते हैं, रिव्यू करते हैं
प्रॉब्लम को कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करते हैं। जस्ट उसके बाद अगेन ऑब्जेक्टिव्स को भी रिव्यू करते हैं और डबल चेक करते हैं। डबल चेक क्या होता है ये हम अभी बताते हैं और क्यों करते हैं। ये स्टेप्स है प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के। सबसे पहले क्या है कि आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया ऑफ रिसर्च टू यू। इसमें एग्जाम्पल क्या है कि इफ यू आर अ सोशल वर्क स्टूडेंट इंक्लाइंड टू वर्क इन द एरिया ऑफ यूथ वेलफेयर में कर सकते हैं, रेफ्यूजीज पे कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस पे कर सकते हैं, या रूरल विलेजर्स पे कर सकते हैं, कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने ब्रॉड फील्ड या सब्जेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट करना है। अब जैसे हम अपने एरिया की बात करें तो जैसे अभी हम जो करवा रहे हैं वो ओल्डर वर्कर्स की जो कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम काम करवा रहे हैं। हमने वर्किंग विमेन की प्रॉब्लम्स पे भी काम करवाया, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी काम करा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई अ ब्रॉड फील्ड और सब्जेक्ट एरिया दैट इज इंटरेस्ट ऑफ यू। इसी तरह से पब्लिक हेल्थ का स्टूडेंट जो है वो HIV एड्स पे कर सकता है। हमारे साइकोलॉजी में हम अपने एरिया में कंज्यूमर बिहेवियर पे कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे कर सकते हैं, वीमेन की हेल्थ पे कर सकते हैं। तो पहला स्टेप जो हुआ वो है कि ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया। देन डिसेक्ट द ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज इनटू सब एरियाज। इसका एक एग्जांपल है। अब जैसे देखिए ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें जो सब एरिया है, सब एरियाज जिसमें आप पहले तो हम थोड़ा सा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, किसी को पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? कौन बताएगा? यस मैम, एक बार और क्वेश्चन कीजिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्च में क्या होते हैं? एक्चुअली मैम वेरिएबल तो मतलब वैसे टर्म्स हैं जो मतलब चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट नहीं रहता। हाँ, कांस्टेंट नहीं रहते, घटते बढ़ते रहते हैं। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ कि ऐसे चर जिसको रिसर्चर घटाता बढ़ाता है, जिसका प्रभाव वो किसी दूसरे चर पे देखना चाहता है। जैसे अगर हम कार्यकर्ताओं के तनाव का प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पे देखना चाहते हैं तो कार्यकर्ताओं का तनाव क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, जिसको नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। तो जिस फैक्टर का हम प्रभाव देखना चाहते हैं, जिसको हम अपने स्टडी में मैनिपुलेट करते हैं, घटाते बढ़ाते हैं, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। और जिस वेरिएबल पे प्रभाव देखना चाहते हैं, जैसे अभी जो हमने उदाहरण लिया, यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव देख रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों पे पुरस्कार का प्रभाव उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कैसा होता है, तो जो पुरस्कार है, हमारी स्टडी में पुरस्कार कुछ भी हो सकता है। पुरस्कार एक चॉकलेट भी हो सकती है, पुरस्कार शाबाशी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से हम पुरस्कार को मेजर कर रहे हैं, हम अपने मेथोडोलॉजी में उसको क्लियर कट करेंगे कि IV ऑफ द मेजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ दिस स्टडी इज reinforcement or reward, and reward constitutes non-incentive या appreciation या आप कह सकते हैं कि a piece of chocolate, मान लीजिए hypothetical example में, या कोई टोकन है, टोकन पकड़ा दिया जिससे वो कुछ भी कर सकता है।
जिस फैक्टर को हम घटाते, जिसका प्रभाव दूसरे पे देखना चाहते हैं, जो कॉज फैक्टर है, और कॉज इज आईवी, और जिस पे प्रभाव देखना चाहते हैं वो डीवी है। तो पुरस्कार का प्रभाव अगर हम बच्चों में या किशोरों में देखना चाहते हैं कि हाउ डज रीइंफोर्समेंट अफेक्ट्स द एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो रीइंफोर्समेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस जिस पर प्रभाव देख रहे हैं, जो बिहेवियरल मेजर है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आईवी और डीवी का यही कंसेप्ट है। जो यस मैम। जो कारक हम घटाते बढ़ाते हैं, जिसका प्रभाव दूसरे पे देखते हैं, वो डिपेंडेंट है, जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर होता है। जिस पे प्रभाव देखते हैं वो परतंत्र चर या आश्रित चर होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया था डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के क्या क्या कारण है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस पे कौन कौन से फैक्टर्स प्रभाव डाल सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस डीवी है और ये सब एरियाज हैं। जैसे इसमें दिखाया कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी कारण हो सकते हैं, कारण आईवी हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस का फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस कम्युनिटी में कैसे प्रिवेल कर रहा है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के पर्सन है उनकी पर्सनालिटी क्या है। तो ये जो है, जो ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया थी उसको हमने सब एरियाज में बांट दिया। अब इसमें इन सब एरियाज में से आप 2 या 3 अपने स्टडी में रख सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी डिसेक्टेड इनटू सब एरियाज। तो अगेन इसके लिए आपको थोड़ा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना ज़रूरी है, और ये सब एरियाज हमें ऐसे बनाने चाहिए जो रिसर्च गैप हो, जिनमें कोई काम ना हुआ हो। थर्ड, सेलेक्ट व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्ट टू यू। जैसा हमने बताया कि जब आपने डिसेक्ट कर लिया, इसमें से ये सारे पे स्टडी आप नहीं कर सकते हैं, तो जो मेजर रिसर्च गैप है, जिस पे कोई काम नहीं हुआ है, जो आपकी स्टडी के लिए बहुत रेलेवेंट है, वो आप एरियाज चुन सकते हैं। सो बेस्ट 3 या 4 एरियाज आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको, जिस पे आपको काम करना है। तो सेलेक्ट व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्ट यू। इसमें एक तरीका बताया है कि एलिमिनेशन मेथड, कि इसमें से जितने भी एरियाज आपने बताया, इसमें से उन एरियाज को एकदम हटा दीजिए जिनमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, या जो जिस पे आपको लगता है कि बहुत काम हो चुका है। तो जब उन एरियाज को डिलीट कर देंगे, आपके पास जो बचे हुए एरियाज होंगे वो आपकी स्टडी के लिए रेलेवेंट होंगे। रेज रिसर्च क्वेश्चन। अब आप अपने एज ए रिसर्चर आप अपने से ही कुछ सवाल पूछिए कि what is it that I want to find out about this area। आप उस सब एरिया में क्या स्टडी करना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं, क्या मतलब आपका क्या मतलब एक तरह से assumption है। whatever is in your mind relating to your presence of area, and if you think there are too many to eliminate, go through the process of elimination as you did with step 3। अब जब आपने सब एरिया को सेट करने के बाद आप पूछते हैं, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस सब एरिया में हम क्या स्टडी करेंगे या कैसे करेंगे, और अगेन वो सब एरिया भी आपको बहुत ब्रॉड लग रहा है, तो अगेन आप उसमें से भी एक आध एरियाज को डिलीट कर सकते हैं। तो स्टेप 3 में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप उसको हटा सकते हैं। तो आपके पास जो भी सब एरियाज हो स्टडी के लिए, वो ऐसे हो जिनको हॉटेस्ट हो, में कोई काम ना हो, और जो आपके स्टडी के लिए रेलेवेंट हो। अब सब एरियाज को डिसाइड करने के बाद यू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स you set out to attain in your study। बहुत बार हम लोग जो मेजर प्रॉब्लम है उसको आप ढूंढते रहिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज जॉब स्ट्रेस एंड हिज मेंटल हेल्थ। To examine the impact of life stress on mental health of the employees।
to examine certain personality traits, effect of personality traits on the mental health of employees. तो हमने क्या किया कि जो भी employees के mental health से related जो भी सब area हमने decide किए थे उसमें हम objectives को कर लिए. तो मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव को आप कैसे, यू कैन से मेन ऑब्जेक्टिव विल बी योर जनरल ऑब्जेक्टिव. जैसे जब भी आप किसी से डिसर्टेशन करते हैं तो आप इंट्रोडक्शन के एंड में एक जनरल ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि इस स्टडी का उद्देश्य वर्किंग वीमेन की वेरियस पर्सनालिटी ट्रेट्स का अध्ययन करना था, बस एक लाइन में. अब जब सब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो आप उसमें पूरी चीज बताएंगे कि मेंटल हेल्थ में कौन कौन से डायमेंशन थे, पर्सनालिटी ट्रेट्स में कौन कौन से डायमेंशन थे, पूरा क्लैरिटी. तो उसको हम लोग सब ऑब्जेक्टिव कहते हैं. तो मेजर, इज इट क्लियर? मेजर ऑब्जेक्टिव आप 2-3 लाइन में पूरा बता देंगे कि इस स्टडी का, जैसे हमने जो पीएचडी की थी उसमें हमने ये बताया कि इस स्टडी का उद्देश्य था कि सोशल सपोर्ट और टाइप ए बिहेवियर पैटर्न किस तरह से एम्प्लॉइज के स्ट्रेस को और उनके हेल्थ को प्रभावित करते हैं. So the major objective of this study was to examine the role of type A behavior pattern and social support in the relationship between stress and health of Indian managerial personnel. तो ये जनरल हो गया. अब ब्रॉड में हमने पूरा स्पेसिफाई किया कि द मेजर सब ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेस भी है, फैमिली प्रॉब्लम भी है, हेल्थ में क्या है, फिजिकल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है, आपकी हेल्थ की हैबिट भी है. तो एक ब्रॉड वेरिएबल में कई सारे सब वेरिएबल्स पे है, तो उस तरह से हमने सब ऑब्जेक्टिव लिखा. तो जनरल ऑब्जेक्टिव और मेजर ऑब्जेक्टिव. तो जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जनरल ऑब्जेक्टिव है, ये ओवरऑल थर्स्ट ऑफ द स्टडी, जिसको आपने हम 3-4 लाइन में बताया कि हम इस स्टडी में ये करना चाहते हैं. और सब ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक जो आप वाकई अपने स्टडी में स्टडी कर रहे हैं. तो इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेन, जनरल ऑब्जेक्टिव, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक. आप सब ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं. तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या रहा और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या रहा, जिसको सब ऑब्जेक्टिव आप क्या रहा. इतना चीज क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम. फिर हम उदाहरण देते हैं कि जैसे मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी वाज to examine the impact of type A personality and social support in the relationship between stress and health of Indian managerial personnel. अब इसका सब ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव हुआ to examine the impact of job stress on type A behavior pattern. To examine the effect of life stress on type A behavior pattern. To examine the impact of type A behavior pattern on physical and mental health of employees. फिर फिजिकल, जहाँ पे आपने लिखा फिजिकल हेल्थ में आप लिखेंगे कि सोमैटिक हेल्थ कंप्लेंट्स मान लीजिए, और मेंटल हेल्थ में आप और या हेल्थ हैबिट्स. मेंटल हेल्थ में आप लिखेंगे कि कौन कौन से आप मेंटल हेल्थ के डायमेंशन ले रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या पॉजिटिव मेंटल हेल्थ. तो यहाँ पे हम एक एक चीज स्पेसिफाई करते चल रहे हैं. तो एक कोई हमें ये बताएगा कि जब सब ऑब्जेक्टिव में हमें बताना ही है तो जनरल ऑब्जेक्टिव की क्या जरूरत है? हम सीधे सब ऑब्जेक्टिव ही बताते हैं. हाँ, कंपैरिजन के लिए नहीं, कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे हम. तो एक एक ऑब्जेक्टिव को पे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके रिपोर्ट करेंगे. हम ये पूछ रहे हैं कि पहले जनरल ऑब्जेक्टिव बताया, फिर उसके बाद 1 by 1 स्पेसिफिक बता रहा है. तो जनरल ऑब्जेक्टिव की क्या जरूरत है, हम ये पूछना चाह रहे हैं. जनरल ऑब्जेक्टिव 2-3 लाइन में आपकी स्टडी का मेजर थर्स्ट बताया. इसमें लिखा भी है कि ओवरऑल थर्स्ट आपकी, जैसे जिसको कहते हैं ना कि जनरल एम्फेसिस बताया कि वाकई एग्जैक्टली आपने इसमें क्या किया. आप जब रिसर्च आर्टिकल पढ़ते होंगे
तो आप ये देखते हुए एब्स्ट्रैक्ट लिखा रहता है एक पैराग्राफ का, उसके बाद पूरी स्टडी होती है। किसी ने रिसर्च आर्टिकल देखा है, पढ़ा है या कहीं पब्लिकेशन के लिए भेजा है? अभी तक तो नहीं मैम। 1 मिनट, हम एक स्टडी भी यहीं पे ऑन स्क्रीन शो कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट आप हमें दीजिए। दिख रहा है? यस मैम। 1 मिनट इसको और बड़ा कर देते हैं। अब देखिए ये टाइटल है, ये आपका जो है, चूंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो इसमें मेजर सब ऑब्जेक्टिव नहीं, इसमें एक जनरल ऑब्जेक्टिव है कि इस थ्योरेटिकल पेपर में क्या कहा गया है। तो आप ये देखिए, ये जो समरी है, दैट समरी इज द एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। 1 मिनट हम एक दो बार और दिखाते हैं, सो द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू इसमें है भी कि नहीं। एक मिनट, हम जस्ट गिव मी वन टाइम। हम आपको, ये नया कंप्यूटर है, इसमें कुछ है नहीं। अभी हम क्लास के बाद दिखा देंगे अपने ही एक उसका जनरल ऑब्जेक्ट कैसे बनाया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया और किस तरह से रिसर्च गैप कहाँ दिखाया। अभी हम इसको अभी आपको शो कर देंगे। फिलहाल चलते हैं। इतना चीज तो समझ में आ गया कि मेजर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है, 2-3 लाइन में रिसर्च रीडर को पता चल गया कि आपने इसमें क्या किया है, और सब ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई करते हैं एक ऑब्जेक्टिव्स को। तो सब ऑब्जेक्टिव्स को हम न्यूमेरिकली लिस्टेड करते हैं 1 2 3 4 5 6। सारे कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं। तो 1 2 3 4 करके अभी रिसर्च प्रॉब्लम के बाद हम एक रिसर्च आर्टिकल से आपको पूरी चीजें प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देंगे। अगली बार रिसर्च आर्टिकल भी डाल देंगे उसमें। तो जो सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको 1 2 3 4 करके लिस्ट करते हैं, और उसमें और उस तरह से एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सब ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होने चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और द ऑब्जेक्टिव्स हम स्टार्ट करते हैं, जैसा भी हमने बताया कि टू डिटरमिन, टू एग्जामिन, टू मेजर, टू एक्सप्लोर, इस तरह से स्टार्ट करते हैं। सो द वे मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड सब ऑब्जेक्टिव्स आर वर्डेड डिटरमिन्स हाउ योर रिसर्च इज क्लासिफाइड। अब हमने कई 3 मेन तरह के रिजल्ट्स बताए थे, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च केवल डिस्क्राइब करता है ग्रुप के बारे में। कोरिलेशनल रिसर्च क्या है? ये नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, जिसमें हम 2 वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन जानने की कोशिश करते हैं रिसर्च में। और एक्सपेरिमेंटल क्या है? वो प्योरली कंट्रोल्ड स्टडी होती है, लैब में होती है, जिसमें आईवी को डायरेक्टली मैनिपुलेटेड करते हैं, उसका प्रभाव देखते हैं डीवी पे। वो सारे चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं जो आपके रिसर्च को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब जैसे एक्सपेरिमेंटल, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि सपोज हमने अभी जो एग्जांपल दिया कि रीइंफोर्समेंट ऑन लर्निंग, तो आप लिखेंगे टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट ऑन लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट आपका आईवी हो गया, लर्निंग आपका डीवी हो गया। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो इसको अगर स्टडी को कंडक्ट करना हो तब कैसे करेंगे? 1-2 ग्रुप लेंगे बच्चों का, एक में कोई रीइंफोर्समेंट नहीं देंगे, एक में रीइंफोर्समेंट देंगे, फिर दोनों ग्रुप को कंपेयर करेंगे। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका हो जाएगा टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट में आप आईवी भी लिख सकते हैं, ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग, जो कि उसका बिहेवियरल मेजर या डीवी हो गया।
ठीक है। कोरिलेशनल स्टडी में आप कैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये रिलेशनल टाइप कोरिलेशनल टाइप हो गई। तो जैसी आपकी स्टडी होगी आप उस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव और सब ऑब्जेक्टिव को लिस्ट करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशनल स्टडीज में आपका होना चाहिए आइडेंटिफाई द मेन वेरिएबल्स टू बी कोरिलेटेड। और ऐसी स्टडीज जिनमें आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये ओवरलैपिंग है, आप कोरिलेशनल स्टडीज में भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जिनमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं मतलब ये जानने की कोशिश करें कि जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है वो प्रूव हुई कि नहीं हुई थ्रू बाय द यूज ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड। तो उसमें इस तरह से होता है आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि हाइपोथेसिस डायरेक्शनल भी होती है, नॉन डायरेक्शनल भी होती है, एक्सपेरिमेंटल भी होती है। बहुत तरह से हम हाइपोथेसिस को जिसको कहते हैं कि हम डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव होगा, चाहे एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो चाहे नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो। If your study is primarily descriptive, descriptive में जैसे ऐसी स्टडी जो केवल डिस्क्राइब करती है एक पर्टिकुलर ग्रुप में कितने मैन है कितने वीमेन है, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, इस तरह की स्टडी डिस्क्रिप्टिव होती है। इफ योर स्टडी इज प्राइमरली डिस्क्रिप्टिव then your main objective should clearly define the major focus of your study when mentioning the organization and its location. अब जैसे unless these are to be kept confidential, बहुत बार क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए टू डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्रोग्राम प्रोवाइडेड बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टू अल्कोहलिक्स इन रामनगर सिटी लोकेशन हुआ। इतना चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव है, केवल डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बीएचयू कौन कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड करती है अल्कोहलिक्स को। ठीक है, तो रिसर्च में इस तरह की ऑब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें ऑब्जेक्टिव में हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हैं, लोकेशन भी लिख सकते हैं, जब तक कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल ना हो। इतना चीज समझ में आई। एक दूसरा इसमें एग्जांपल दिया है इसी तरह से, जस्ट 1 मिनट, इसको हम वो कर देते हैं, कलर कर देते हैं। इसी तरह से to find out the opinion of the community about the health services provided by healthcare department in name of the place. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम और पार्टिसिपेंट्स किस लोकेशन पे है, तो ये सारी चीजें हम उस पर मेंशन कर सकते हैं। इतना चीज समझ में आया? ये एग्जांपल्स हैं। हाँ, बहुत बार आप लोग अपने स्टडी में भी लोकेशन का नाम डालते हैं, कौन से बैकग्राउंड के हैं, कितने एज के, सारी डिटेल्स के साथ आप अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। इफ योर स्टडी इज कोरिलेशनल इन नेचर, अगर कोरिलेशनल स्टडी है,
कोरिलेशनल स्टडी हम कैसे कंडक्ट करते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल्स पे हम डेटा कलेक्शन कर लेते हैं और उनके बीच में कोरिलेशन निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी स्टडी का उद्देश्य है टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ, पहला हुआ टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज जॉब स्ट्रेस एंड फिजिकल हेल्थ, टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज स्ट्रेस ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, स्ट्रेस, हेल्थ, परफॉर्मेंस, सब पे हमने डेटा कलेक्शन करके हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं कि हाई रिलेशनशिप है कि लो रिलेशनशिप है। कट पॉइंट ये होता है कि अगर 0.20 से कम कोरिलेशन आया तो हम ये कहेंगे कि लो कोरिलेशन है, और ऑन द अदर वे 0.6 आई थिंक 0.70 से अगर कोरिलेशन अधिक है तो हम कहेंगे हाई कोरिलेशन है। मोटा मोटी हम बता रहे हैं। तो if your study is correlational in nature, in addition to the first three characteristics, clear, complete and specific, correlational study में main variables के बारे में भी लिखना पड़ेगा, जैसा हमने अभी बताया। The wording of the main objective should also include the main variables to be correlated. जैसा हमने अभी बताया, इसमें एग्जांपल दिया to ascertain the impact of migration on family roles or to compare the effectiveness of different teaching methods on the comprehension of students. तो इसमें हम जो भी वेरिएबल्स लिए हैं उनके बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करके हम अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारी स्टडी का ये एम है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना, तो हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो अगर हमारी स्टडी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो प्रूव हुआ या नहीं प्रूव हुआ, तो मेन ऑब्जेक्टिव की वर्डिंग में डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप भी होना चाहिए। अभी हम लोग हाइपोथेसिस में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से डायरेक्शन दिखाते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि व्हेन एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनिएगा, हाई स्ट्रेस ऑफ एम्प्लॉयज विल लीड टू हायर मेंटल प्रॉब्लम्स, ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। इसको नॉन डायरेक्शनल बना सकते हैं कि एम्प्लॉयज स्ट्रेस विल बी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा ही स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मेनली हम डायरेक्शन देते हैं और नल हाइपोथेसिस को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टेस्ट करते हैं, ये सब अभी हम सेकंड वाले सेक्शन में हम आ रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस को लिखना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें एग्जांपल है कि टू एग्जामिन इफ एन इंक्रीज इन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ स्ट्रीट क्राइम। क्या अगर यूथ में अगर बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो क्या अपराध के केसेस बढ़ेंगे? तो इसकी वर्डिंग देखिए, टू असरटेन माने एग्जामिन करना, जानना, एक्सप्लोर करना। टू असरटेन इफ एन इंक्रीज इन यूथ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ स्ट्रीट क्राइम। और दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कि to demonstrate that the provision of maternal and child services to rural Indian women will reduce infant mortality। कि अगर ग्रामीण महिलाओं को अगर मातृत्व सेवाएं प्रोवाइड की जाती है तो जो जन्मजात मृत्यु दर है वो क्या वो कम होगी? तो यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्मुलेशन हम मेन और जनरल ऑब्जेक्टिव्स में करते हैं। सब ऑब्जेक्टिव्स में एकदम स्पेसिफिकेशन होता है, वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन, क्लैरिटी और सारी डायरेक्शन वगैरह सब होता है। और आपकी स्टडी किस तरह की है, डिस्क्रिप्टिव है कि कोरिलेशनल है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, उस तरीके से हम अपना ऑब्जेक्टिव लिखने का कोशिश करते हैं।
Then assess your objectives. Now examine your objectives to ascertain the feasibility of achieving them through your research endeavor. Consider in the light of time, resources, technical expertise at your disposal. Research प्रॉब्लम को जब हम फॉर्मुलेशन करेंगे और रिसर्च कैरी करने से पहले हमको चिंतन मनन बहुत करना है कि जो भी आपने डिसाइड किया है रिसर्च में स्टडी करने के लिए उसके पास एडिक्वेट टाइम, सपोर्ट, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास सारी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। इसी से आप देखिए जैसे पीएचडी में मतलब हम बाकी डिपार्टमेंट्स का नहीं जानते, हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग तीसरे साल में डेटा कलेक्शन कराते हैं, 2 साल तक बच्चा पढ़ता है, रिव्यू बनाता है, उसी दौरान आर्टिकल्स पढ़ता है, रिसर्च गैप को अपने कॉपी में नोट करता है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए, और जो खुद वो रिसर्च कंडक्ट करेगा उसकी सार्थकता क्या है, आपका जो भी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रेलेवेंस पे ही आपको फंडिंग होगी। तो ये चिंतन मनन चलता है, कितना उसके पास समय है, फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, और रिसर्च कैरी करने के पहले वो सारी चीज़ें सीख लेता है, कैसे डेटा कलेक्शन करेगा, कैसे डेटा की फीडिंग करेगा, कैसे एनालिसिस करेगा, कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स लगाएगा, बिफोर हैंड पूरी एक्सपर्टाइज गेन कर लेता है। तो हम लोगों क्या तो तीसरे साल में जो एक्चुअल जो रिसर्च के कंडक्शन का पार्ट है डेटा कलेक्शन वो किया जाता है, और बहुत बार अगर कोई डाउट होता है तो पायलट स्टडी भी की जाती है। तो स्टेप 6 इज एसेस योर ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को एसेस करिए, आपके पास कितनी क्षमता है, कितना समय है, कितना पैसा है, कितना टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, क्या टाइम लिमिट में वो खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो असेसमेंट और रीअसेसमेंट चलता रहता है। 7वां डबल चेक। डबल चेक का मीन्स go back and give final consideration to whether or not you are sufficiently interested in your study. इसको इस तरह से समझिए कि आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, अपना घर 4 कमरे का बनाने जा रहे हैं, आपका नक्शा पूरा तैयार हो गया, मकान में हाथ लगाने से पहले आप कई बार मंथन कर रहे हैं, बार बार उसको चेक कर रहे हैं कि जो भी आपका प्लॉट, जो भी आपका ये ब्लूप्रिंट है, जो डिज़ाइन है, क्या एग्जैक्टली फिजिबल है कि नहीं, जितना स्पेस है उसमें ठीक बनेगा कि नहीं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डबल चेक कि हम सोच रहे हैं, फाइनल कंसिडरेशन अपनी स्टडी को दे रहे हैं कि क्या वाकई हम उस स्टडी में इंटरेस्ट है, क्या हमारे पास एनफ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज। आंसर दीज क्वेश्चंस थॉटफुली एंड रियलिस्टिकली। If your answer is to one of them is no, then reassess it. अगर इसमें से किसी का भी उत्तर नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं हमको कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें स्टडी करने के लिए, या कुछ रिसोर्सेज को लेके डाउट हो रहा है कि स्टडी में इतना जो भी फंडिंग है या जो भी रिसोर्सेज है वो मेरे पास नहीं है, या तो अगर ये इन सवाल में किसी का आंसर नहीं है तो फिर से आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को फिर से रीअसेस करके मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो डबल चेक मींस कि आप फाइनली यू आर कंसीडरिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब प्रॉब्लम जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए, इट इज अप टू यू। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्रेस ऑन देयर मेंटल हेल्थ, तो यहाँ पे स्ट्रेस एक वेरिएबल हुआ, मेंटल हेल्थ दूसरा वेरिएबल हुआ, ये दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है आपका स्टडी बता रहा है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो भी आपके पास डेटा कलेक्शन, जो भी टूल्स, जो भी टेक्निक्स है उसके थ्रू डेटा कलेक्शन किया जा सके। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है, आप कैसे प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं। रिसर्च जर्नल से, वेब रिसोर्सेज से, उसके बाद कंसल्ट रिसर्च प्रोफेसर्स उस एरिया में
काम किया है। जैसे अगर हमने विमेन के मेंटल हेल्थ, हमारा स्ट्रेस हेल्थ पे 10 साल से अधिक का 15 साल का रिसर्च है, तो कोई नया रिसर्चर हमसे कंसल्ट कर सकता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से ब्रॉड एरियाज कवर करना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स जो है उसका सिलेक्शन जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी प्रोफेसर्स हैं, उनके उनके सजेशन से भी किया जा सकता है। वो आपको एक सुटेबल प्रॉब्लम बता सकते हैं। आपने जो प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव बताया उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ डिलीट कर सकते हैं। बहुत बार सोशल और टेक्निकल चेंजेस हो रहे हैं, वो भी रिसर्चर को नई अपॉर्चुनिटीज बताती है रिसर्च करने के लिए। टैजरो ने इतने सोर्स बताए हैं खुद के एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से, सोशल एंड टेक्निकल चेंजेस से, जो अपने कोर्सेज पढ़े हैं, जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स, एब्स्ट्रैक्ट्स से, थीसिस और डिसर्टेशन से। जब भी आप थीसिस या डिसर्टेशन देखें तो अंतिम पेज होता है। अभी हम कितना टाइम है, इसके बाद हम रिसर्च आर्टिकल बताएंगे और उसमें बताएंगे कहाँ रिसर्च गैप होता है, कहाँ लिमिटेशन, कहाँ रिकमेंडेशन होता है। तो थीसिस के लास्ट में जो डिसर्टेशन रिकमेंडेशन होता है उसको कंसिडर करेंगे। ये रिकमेंडेशन क्या होता है? ये सजेशंस फॉर फ्यूचर रिसर्च होता है कि मेरी स्टडी में ये सीमाएं रही और इनको फ्यूचर रिसर्चर को दूर करना है, मतलब अपनी स्टडी में इसको इंक्लूड करना चाहिए। प्रोफेसर और कलीग से बात करके, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एंड वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर इन द रिसर्च फील्ड। तो जो भी जर्नल्स में जो भी आर्टिकल्स पब्लिश्ड है कि आजकल तो ऑनलाइन जर्नल्स भी है, वेब रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यू ऑल नो कि ऐसे प्रॉब्लम्स पे हम फोकस करते हैं जिनका कि समाधान किया जा सके, जो कि टाइम, मनी, टाइम और रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में पूरी की जा सके। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनका कोई समाधान नहीं होता है। तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम वो है जिसमें आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, जिसका टेंटेटिव सॉल्यूशन आप खोज सकते हैं। और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम ऐसी है जिनको भी साइंटिफिकली या जिन पे डेटा कलेक्शन नहीं किया जा सकता है। तो दोनों में डिस्टिंक्शन ये है कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कैन बी एम्पिरिकली सॉल्व। एम्पिरिकली मीन्स कि जिसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, एनालिसिस करके रिपोर्ट कर सकते हैं। that is one can empirically test its tentative solution। यानी इस प्रॉब्लम पे जो आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, हाइपोथेसिस क्या होती है? उस समस्या का अस्थायी समाधान होता है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? टेंटेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। जब स्टैटिस्टिकली प्रूव हो जाएगा तब हम कहेंगे वी हैव गॉट द आंसर। तो जिस पे उपकल्पना बनाई जा सकती है, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिस पे हम रेलेवेंट डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए साइंस आल्सो एड्रेसेस टू ओनली टू सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम की 3 विशेषताएं होती है जिस पे डेटा कलेक्शन नहीं किया जा सकता। पहली चीज तो ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड होती है, क्योंकि रिसर्चर अपने क्लियर नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और रिसर्चर जिसको कहते हैं कि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर पाता है या वेग और टू रिलेट द ऑब्जर्वेशंस टू दीज वेग फॉर्मुलेशन। जैसे एक एग्जांपल, कैन ह्यूमन बिहेवियर बी चेंज इज एन एग्जांपल ऑफ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें बहुत क्या मानव व्यवहार परिवर्तित किया जा सकता है, क्या है, एकदम वेग है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो अनसॉल्वेबल है। तो पहली विशेषता ये क्या है कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। दूसरी क्या, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम कैन नॉट बी डिफाइंड ऑपरेशनली। ऑपरेशनली मीन्स साइंटिफिकली एकदम प्रिसाइज। अब जैसे इस उदाहरण को ले, आप इसमें क्या डिफाइन करेंगे कि आप इस स्टडी में क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें रेलेवेंट डेटा कलेक्शन नहीं किया जा सकता। सो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। हमें
5 मिनट का टाइम दीजिए, हम रिसर्च पेपर और थीसिस, कैसे आप थीसिस के रिकमेंडेशन में जाएंगे, ये हम आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहे हैं। जस्ट गिव मी सम टाइम। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। समझ में आ रहा होगा? यस मैम। हाँ, अभी Yes, हम ma'am. practical उसको दिखाने जा रहे हैं कि कहाँ पे इम्प्लीकेशन होगा। हमें बस 5 मिनट का समय दीजिए। कोई पीसेस मिलती है तो हम फिर बताते हैं कैसे करते हैं। कोई थीसिस नहीं है क्या भाई? ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजी भी एक थीसिस है, ठीक है। ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन में एक बैकग्राउंड है, कैसे जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी पे है तो किस तरह से ये फील्ड इमर्ज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पूरा बैकग्राउंड और जो वेरिएबल्स स्टडी किए जा रहे हैं, जैसे सेल्फ एफिकेसी, सबका डिस्क्रिप्शन है। तो जब थीसिस करते हैं तो इंट्रोडक्शन वन में सारे वेरिएबल्स के बारे में ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कोई मॉडल है तो आप उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। ये सब वेरिएबल्स का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। थीसिस है तो लंबा ही होगा, बड़ा काम है, काम बहुत बड़ा था। इसमें सारे वेरिएबल्स के बारे में था पूरा। चैप्टर सेकंड में अब आप देखिए रिव्यू किया है। अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर से जो है वो गैप पता चलता है। सब सेक्शन वाइज जो भी आपका वो था उसके अकॉर्डिंग ये रिव्यू है। रिव्यू में चार्ट भी बनाया है, स्टडीज क्या क्या हुई है, कैसे हुई है, पूरा करते हुए ये रिव्यू है। रिव्यू में हम ये भी बताते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय का स्ट्रेस ज़्यादा होने से मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, तो क्या मैकेनिज्म है, क्यों ऐसा होता है, वो मैकेनिज्म का डिस्कशन भी किया जाता है। इसके बाद देखिए चैप्टर थर्ड मेथोडोलॉजी है। हम यहीं पे अब ऑब्जेक्टिव, सब ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आएंगी। अब इसमें प्रॉब्लम को ब्रीफ स्टेट कर रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, पहले थोड़ा गैप बताते हुए। इसके बाद आप देखिए ये सारा पूरा चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10 वी हैव प्रपोज्ड मॉडल फॉर द स्टडी। ये आपका जनरल ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप बता रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फिर
अपने स्टडी में ये भी बताते हैं कि आपने स्टडी क्यों कंडक्ट की। तो इसमें देखिए गैप बताते हुए, देखिए इसमें सारे गैप बताए गए हैं कि किस तरह से क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जैसे इसमें लिख रहा कि रिसर्च ऑन साइकोलॉजिकल कैपेसिटी आर स्कार्स एंड फ्रेगमेंटेड, इसलिए हमने इसको स्टडी किया है। पहले कुछ अटेंशन केवल थोड़े ट्रेड्स पे दिया था, लेकिन हम इस स्टडी में जो 4 लिए उस पर काम नहीं हुआ। तो ये सारा पूरा रेशनल में गैप बताते हुए हमने स्टडी क्यों की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद देखिए मेजर ऑब्जेक्टिव फिर से ब्रीफली डिफाइंड है, और उसके बाद आएगा ये मॉडल है। अब देखिए इस मॉडल के अकॉर्डिंग अब इसमें क्या स्टडी किया है कि ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, अगर जस्टिस एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा है तो साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी होगी, अगर वो इंगेजमेंट अच्छा है, वो इंटरेस्टिंग एम्प्लॉयज़ है तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी। अब यहाँ पे ये देखिए ये वेरिएबल्स स्पेसिफाइड है, और इससे रिलेटेड देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव है। To examine the relationships between organizational justice, work engagement, workplace social support and employee psychological capital. तो देखिए कई सारे इसमें ऑब्जेक्टिव्स, 30 आर द सब ऑब्जेक्टिव्स। मेजर ऑब्जेक्टिव्स देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव 4 लाइन में ये देखिए ये ऊपर था, यहाँ पे रेशनल बताने के बाद गैप वगैरह कंसिडर करते हुए दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव। जैसे ब्रीफ में बताया कि टू एक्सप्लोर द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ केयर पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैपिटल, इट्स इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंटीसीडेंट्स एंड इट्स एसोसिएटेड आउटकम्स। इतना सारा काम कर रहा है। और रिलेशनशिप क्या है, सब ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखिए जैसा हमने बताया था कि जो सब ऑब्जेक्टिव है वो न्यूमेरिकली लिस्टेड होते हैं, देखिए लिस्ट किए हुए हैं। इसमें ज़्यादा है, ये हमारा काम थोड़ा लेंथी होता है, इसमें 25 होगा। इसी से रिलेटेड हाइपोथेसिस बताएं। अब जो ऑब्जेक्टिव है, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयज जस्टिस परसीव करेंगे, इंगेज होंगे, सपोर्ट मिलेगा, तो उनका साइकोलॉजिकल कैपिटल से उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। ये सारी देखिए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। इसके बाद मेथोडोलॉजी हो गई, पार्टिसिपेंट्स, टूल्स एंड ये। इज इट क्लियर? इस तरह से हम थीसिस में लेंथी है और पेपर में आप छोटा लिखेंगे, अभी पेपर भी दिखा रहा है। ये सारा पूरा टूल्स, ये कौन से स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें देखिए आपकी इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रिकमेंडेशन पार्ट पे थीसिस के, जो कि अंतिम चैप्टर होता है, समरी एंड कंक्लूजन। जैसे उसमें लिखा था कि हर थीसिस में, हर डिसर्टेशन में रिकमेंडेशन को देखना चाहिए। समरी एंड कंक्लूजन में सारी थीसिस को समराइज किया है, फाइंडिंग को थोड़े में बताया है, क्या मिला और कौन सी हाइपोथेसिस फुली सपोर्ट हुई, पार्शियली सपोर्ट हुई, ये इसका ये टेबल की सहायता से इसको वो किया गया है। इम्प्लीकेशन, और इम्प्लीकेशन क्या है कि स्टडी कैसे यूजफुल है, ये पूरा इसको पढ़ेंगे नहीं, हम मेन उस पर आ रहे हैं। लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च सजेशंस, तो ये जो पार्ट है दिस इज द रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स। अब जैसे हमारी स्टडी कोरिलेशनल थी, हमने उसमें सजेस्ट किया है कि इसमें कुछ क्वालिटेटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जा सकती है, कुछ टाइम स्पैन में कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे फील कर रहा है, ये हो सकता है। और साइकोलॉजिकल कैपिटल के अलावा और भी पॉजिटिव फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़ है, जैसे आपका वर्चुअसनेस है हमारे एरिया में, जैसे फ्लो है, वाइगर है, इन पे भी स्टडी की जा सकती है। तो ये देखिए ये जितने, और यहाँ पे हमने बताया कि देयर इज अ नीड ऑफ रिसर्च इन साइकेप इन अदर कल्चर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ये हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ पे, डॉक्टर्स और नर्सेस पे स्टडी थी, आप इसको दूसरे जॉब्स में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल लेवल पे था, आप ग्रुप और कम्युनिटी लेवल पर भी आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज द रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स। तो जब भी आप कोई थीसिस खोलें तो आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, मेथोडोलॉजी पढ़ें, और उन्होंने क्या सजेस्ट किया है ये पढ़ें। तो ये लास्ट में ऐसे लिखा जाता है। इम्प्लीकेशन तो कंट्रीब्यूशन है, क्या आपकी थीसिस में लाभदायक है, एंड लिमिटेशन है फ्यूचर रिसर्च। इतना चीज क्लियर हुआ? यस मैम। ये रिकमेंडेशन है फ्यूचर रिसर्चर्स की। कुछ चीज़ें हम अभी अपने उसमें भी डाल देंगे। तो ये थीसिस हमारे यहाँ तो देखिए बहुत, अब आप चैप्टर 4 पे जाएं, कितनी हैवी एनालिसिस हम लोग करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को।
और ये वर्क अपने आप में इतना अच्छा है कि हम बता नहीं सकते। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि स्टूडेंट थीसिस करके डंप कर देता है, दे आर नॉट पब्लिशिंग इट, कोई पब्लिकेशन इसमें नहीं हुआ। ये देखिए, ये कोरिलेशन है, कोरिलेशन का टेबल इस तरह से बनाते हैं, फिर रिग्रेशन है, ये सारे ये सब चीज़ें बहुत ही रिजल्ट अपने आप में ही करीब 80 पेज का, तो खाली 70-80 पेज का रिजल्ट होगा। इसमें मीडिएशन किया था, देखिए इस तरह से मॉडल बनवाते हैं हम लोग अपने, ये रिग्रेशन का मॉडल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, डेटा कलेक्शन किए, एनालिसिस करें, रिपोर्ट किए, समरी बनाए, और आप फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए हमने ये सजेशन दिए। तो थीसिस सब इसमें इस तरह से होता है। 1 मिनट एक रिसर्च पब्लिकेशन का भी हम दिखा देते हैं। तो क्लास हम यही एंड कर रहे हैं, आई होप। अच्छा, कल का कोई स्लॉट बताओ तुम लोग, तो हम कल हाइपोथेसिस पढ़ाते हैं। मैम ये टॉपिक बहुत हम ये चाह ज़्यादा, रहे थे, क्या हो गया, कल ये बहुत टॉपिक क्लास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मैम, और हम लोग कुछ पढ़ नहीं पाए इसमें से। आप पीपीटी सेंड कर देती तो हम लोग प्रीवियस क्लासेज का थोड़ा रिवीजन नहीं, हम करते। पीपीटी बेटा सेंड कर देंगे, थोड़ा सा हमको समय दो, हम सेंड कर देंगे। और मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी, अभी हमारे पास 30 जून तक का समय, हमको लगता है कि प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस खत्म कर देंगे तो हम तीनों इकट्ठे सेंड कर देंगे एकदम, और किताब भी कर देंगे। जीमेल पे हम देख रहे हैं बुक्स भी अटैच हो रही हैं, हम बुक भी अटैच कर देंगे। बुक आई थिंक हमने सेंड की थी, ध्यान नहीं आ यस रहा है। मैम, फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर नहीं हम कर देंगे, पीपीटी सेंड कर देंगे, मत चिंता करो, वो सेंड हो जाएगी। ओके मैम। हाँ, और 1 मिनट हम जरा सा अगर पब्लिकेशन मिल जाता तो उसको भी देख लो, ताकि सो दैट रिसर्च प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 2 मिनट। अब जैसे ये हमारा ही पेपर है, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस मैनेजमेंट में है। और 1 मिनट, इसका इंडेक्सिंग है। एनीवे, हम नेक्स्ट क्लास में एक पेपर लेकर के आएंगे, पेपर में भी दिखा देंगे कि रिसर्च जर्नल में कैसे पब्लिश होता है। सॉफ्ट कॉपी इधर जल्दी में मिल नहीं रहा है, नोटिफिकेशंस में हम देख लेते हैं, अगर तो मिल जाता तो अच्छा था। मिल गया, थैंक गॉड। ये दिस इज माय पब्लिकेशन इन अमेरिकन जर्नल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब इसमें देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा बैकग्राउंड से लेके मेन पर्पस। अब जैसे देखिए इसमें पर्पस 3 लाइन में लिखा है, द पर्पस ऑफ द प्रेजेंट स्टडी इज टू एग्जामिन एंड कंपेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। फिर थोड़ी सी मेथोडोलॉजी, थोड़ी सी फाइंडिंग, थोड़ा सा इम्प्लीकेशन। अब ये देखिए, ये आपका बैकग्राउंड है। अब इस एक पेज के बैकग्राउंड में हमने जनरल हाइपोथेसिस बता दिया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। So in the present study we have expanded the previous work with special reference to healthcare professionals. और इंडिया में क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड छोटा जो 2 पेज का होता है, प्रीवियस रिसर्च को साइट करते हुए आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इन वेरी ब्रीफ। इसके बाद आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी इंट्रोडक्शन, इसमें सारे वेरिएबल के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर लिटरेचर रिव्यू आया, डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, हमने क्या क्या हाइपोथेसिस बनाई, ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर डिपेंड करके बनाई। इसका प्रोसीजर हुआ, पार्टिसिपेंट्स हुआ, ये रिजल्ट्स हुआ। अब इसके बाद देखिए ये डिस्कशन। तो जब जो रिसर्च पेपर होता है उसमें डिस्कशन के सेक्शन में सारी चीज़ें होती है, जो फाइंडिंग आई उसको डिस्कस करते हुए हम, ये पूरा डिस्कशन है,
और इसके बाद कंट्रीब्यूशन, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च सजेशंस। ये चारों, चूंकि इस जर्नल में बहुत पेजेस नहीं थे तो इसमें हमने ब्रीफ करके सारी चीज़ें बताई हैं। पहले ये कंट्रीब्यूशन बताया कि डिस्पाइट दीज कंट्रीब्यूशंस दिस स्टडी आल्सो हैज सर्टेन लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन बताने के बाद ये लिमिटेशन जो है ये रिकमेंडेशन है फ्यूचर रिसर्चर के लिए। ये बहुत अच्छा पेपर है, इसमें वीसी साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और इस देखिए, इसको लिखने में ही हमें 1.5 साल लगा था। इसका एच फैक्टर है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.69 वगैरह है, इसमें कुछ एच फैक्टर है। तो ये स्टडी एक हमारी अच्छी है। तो इसमें देखिए हमने सारी चीज़ें बता दी। अब जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और हम बहुत जल्दी आपको मैटर सेंड कर देंगे। हमें खुद बहुत चिंता हो रही, वो क्या रहा है ना कि ऑनलाइन टीचिंग में बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है और घर में रह के कभी स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है, कभी घर की अपनी प्रॉब्लम है, कभी कुछ चीज़ें हो जा रही है, तो इससे हम लोग ये हो जाए। तो हम ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगी 2 घंटे की, उसमें हम 1 घंटे में आपको सारा मैटर सेंड कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे। ठीक है? ओके मैम। आप चीज प्रैक्टिकली क्लियर हो गई ना, जो थ्योरी में पढ़ी थी? थीसिस भी दिखा दी और रिसर्च पेपर भी दिखा दिया। अब पीपीटी आपको मिल जाएगी तो आप उसको आराम से उसको समझ सकते हैं। बस हम अटेंडेंस लेके हम उसको ख़त्म कर रहे हैं क्लास।